नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर बाजार पे कोहराम देखने को मिला था। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली 4 जून को आई, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर अंदर बाजार की तस्वीर जो है बिल्कुल बदल चुकी है। रिकॉर्ड लेवल्स पे इंडियन मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त तेजी बनी है कि खरीदारी का मौका ही नहीं मिला और अब हो रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर हावी बाजार के ऊपर। ये ट्रेन हो गई है मिस, या फिर अभी और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल में? क्या बाजार यहां पर और तेज चलेगा और इमीडिएट टर्म्स में बजट से पहले बाजार पे क्या करना चाहिए? इन सब तमाम मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सुब्रमण्यम जी, एमडी सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। सर, सवाल तो यही है कि बाजार तो रिकॉर्ड स्तरों पे काम कर रहा है लगातार। पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको और आपके क्लाइंट्स को, क्योंकि ये आप ही जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस समय बढ़ चढ़ कर जो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से बाजार जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। और घरेलू संस्थागत निवेशकों की तो पकड़ बहुत ही मजबूत मजबूत है इस समय इंडियन मार्केट में, वो दिख रहा है। वो तो इस बार पता लग ही गया। लेकिन अब जो सवाल सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं ना सर, वो ये कि क्या 4 जून को खरीदारी की थी सर? क्या आपने खरीदारी की थी 4 जून को? देखिए, हम तो कंटिन्यूअसली खरीदारी करते रहते हैं क्योंकि कैश तो नहीं रखते हैं और डोमेस्टिक फ्लो से इतने जबरदस्त आ रहे हैं, तो खरीदारी करने का मौका आ रहा है। सेकंड बात क्या है कि जब ये ज्यादातर एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं तो वो अच्छे स्टॉक्स को बेच रहे हैं। तो क्वालिटी स्टॉक्स में अगर थोड़ी भी करेक्शन आती है तो हम खरीद देते हैं। तो ऐसा नहीं कि जिसका ज्यादा गिरावट हो उसी को खरीदते हैं, नहीं। जिसका कम गिरावट हो क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी है तो मौका बहुत कम मिलता है कि क्वालिटी में आपको दाम का गिरावट। तो जो भी थोड़ा भी गिरावट आते हैं तो जाके खरीद लेते हैं। तो कंसिस्टेंटली ये जो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी हम म्यूचुअल फंड्स रखते हैं ना, इसलिए तो अल्टीमेटली हम एक अल्फा जनरेट कर पाते हैं ना। राइट। पर ये जो पीरियड गुजरा है ना फ्रॉम 4 जून ऑनवर्ड्स, इसमें तो क्या कुछ नहीं देखा सर हमने। और जो एक्सपेक्टेशन थी, पहले तो बताओ कि कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन आप लगाकर चल रहे थे इलेक्शंस रिजल्ट से। और जब अगर वो एक्सपेक्टेशंस आपके मुताबिक आई या नहीं आई, बाजार उस दिन जिस दिन उठक पटक देखने को मिली थी, उस दिन क्या कुछ फीलिंग थी कि बाजार में कितना पैसा डालना चाहिए? उस दिन 4 जून की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर आज की बात करेंगे। पहले तो उस दिन का एपिसोड बताओ कि क्या डर का माहौल था कि नहीं था। नहीं ठीक। मैं ये अगर मैं कहूं कि डर का माहौल नहीं था तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। राइट। क्योंकि हर फंड मैनेजर भी ह्यूमन बीइंग है। हर ह्यूमन बीइंग के एक एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या होगा। और हम हमारी सब फ्यूचर इतनी अपनी इंडिया ग्रोथ के ऊपर जुड़ी हुई है। और सडन ये शॉक आया कि बीजेपी को स्टैंड अलोन मेजोरिटी नहीं मिल रही है। तो नेचुरली उस दिन तो मन में बहुत से सोच आ रहे थे कि क्या होगा। अगर क्या चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट करेंगे, क्या विड्रॉ करेंगे, या नीतीश कुमार जी और एक पलट करेंगे। तो ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होगा जिसके मन में उस दिन डाउट आया होगा। मगर जैसे मैं कह रहा था, एक होती है डाउट वाली बात जो मन में होती है, दूसरी होती है कि डर के आगे जीत की बात करते हैं। तो उस डर के बगैर भी, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक गिर रहा है, तो जितना भी डर हो, वो ये नहीं कि मार्केट से दूर रहो, बट कुछ ना कुछ खरीदारी तो करो। क्योंकि एवरेज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात होती है। तो इसलिए काउंटर टू द इमोशंस हमें ऑलवेज एक इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर नो एक ध्यान देना पड़ता है। और वही हमें प्रोटेक्ट करता है अल्टीमेटली। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो देश के हैं ना, वो मैं कहूंगा कि वेल मोदी जी और उनके गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हाथ रही है। बट अल्टीमेटली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, जो फॉरेनर्स हमारी ओर देख रहे हैं कि हम ही फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है, वो खाली एक सरकार की बात नहीं है ना, ये एक देश की बात है। तो शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि अगर बहुत कोalition वाली गवर्नमेंट आ गई तो क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म उतनी तेजी से चलेंगे। मगर ये बात बहुत लोग भूल जाते हैं कि समझे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उतनी नहीं चली। गवर्नमेंट के पास जो फिजिकल डेफिसिट के कारण जो खर्चा करने के लिए हाथ में पैसा आता है, वो कैपेक्स में ना जाए तो कंजम्पशन तो जाएगा। कंजम्पशन के आंकड़े तो बढ़ेगी, तो देश में कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली हमें वो सोचकर रिएक्ट करने की जरूरत होती है। और अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि एक ऐसा एक जो करेक्शन उस दिन आया था वो जरूरी था मार्केट के लिए भी। एक एक कोई भी बुल मार्केट में देखिए थोड़ा सांस लेती है, थोड़ा कुछ जरा पीछे हट के ही फिर आगे बढ़ती है। तो ऐसी जो मौके आते हैं ना, ये एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए
और आप देखेंगे ना, अभी ये फॉरेन वाले ने बेचा, पर मेरे ख्याल में सॉवरेन वेल्थ फंड जो 10-20 साल के लिए निवेश करते हैं, उन्होंने इस पीरियड में भी खरीदारी की। जब आपको शॉर्ट टर्म जो फॉरेन के हेज फंड वो सब बेच रहे थे, सॉवरेन वेल्थ फंड्स कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे थे इस पीरियड में भी। तो आई थिंक वो बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और हमारे इमोशन से थोड़ा सावधान रह के लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा करना जरूरी है। अच्छा, तो ये जो अभी गठबंधन की सरकार बनी है, इसको लेकर चिंताएं हो रही थी कि गठबंधन की सरकार होगी, सरकारी मशीनरी स्लो डाउन आ जाएगा, सरकारी मशीनरी उनकी पॉलिसीज में स्लो डाउन आ जाएगा, हो सकता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स जो है सरकार लेना शुरू कर दे। तो अब ये कैबिनेट में जो पोर्टफोलियो का आवंटन हुआ है, इसके हम्म। बाद क्या ये सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं? क्योंकि सर हमने मार्केट को 21,281 से दौड़ते दौड़ते देखा रिकॉर्ड लेवल्स पे, लगभग 2200-2300 पॉइंट्स की रैली तो ये 4 जून के बाद से अभी तक बन चुकी है, तब के लो से लेकर अब तक। तो ये चिंताएं अब हम्म। खत्म हो गई हैं गठबंधन की सरकार, सरकारी मशीनरी स्लो डाउन वाली? देखिए, मैं ये कहूंगा कि डोमेस्टिक निवेशक ने बहुत आगे स्टेप अप करके बाइंग किया है। अभी भी फॉरेनर्स उतना खरीदारी नहीं कर रहे हैं। नेट फ्लोस एफआईएस के अभी भी नेगेटिव है। 4 जून के बाद भी आप देखें तो एफआईएस के फ्लोस नेट नेगेटिव ही है। तो ये डोमेस्टिक सपोर्ट, देखिए ज्यादा डोमेस्टिक पैसा शायद थोड़े साइडलाइन में बैठा हुआ था कि इलेक्शन के रिजल्ट कैसे आएंगे। अभी वो फॉरेनर का पैसा अभी स्ट्रांगली बदला नहीं है, बट ये डोमेस्टिक पैसे में जो कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे हैं ना कि रिफॉर्म का एजेंडा ये वाला, डोमेस्टिक निवेशक को क्या चाहिए कि एक कंटिन्यूटी इन पॉलिसी, यानी जो काम कर रही है गवर्नमेंट वो अच्छी काम आगे की जाएगी कि नहीं। अब उसमें एक आपने कहा जो मंत्रियों की जो रिटेंशन हुई है। सेकंड, सोचिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों अपने टाइम में मोस्ट प्रो डेवलपमेंट प्रो रिफॉर्म राज्य चलाते थे, ये आपको याद होगा, राइट। तो ऐसे नहीं कि वो लोग ये ग्रोथ के फीचर नहीं करते। इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू सीईओ ऑफ आंध्र प्रदेश कहा जाते थे, तब उनकी पहली टर्म थी, राइट। तो ये तो दोनों प्रो रिफॉर्म ही है। क्या है, थोड़ी मांग शायद होगी कि उनके लिए स्टेट की ओर थोड़ा स्पेशल स्टेटस, कुछ खर्चा करें, कुछ ये करें, तो थोड़ा डाइवर्शन होता है। सेकंड बात ये है कि रिफॉर्म्स तो जारी रहेगी, मगर मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन महाराष्ट्र में आ रहा है, तो शायद उसके लिए गवर्नमेंट की कुछ सोच होगी कि महाराष्ट्र में इलेक्शन को जीते। तो थोड़ा बहुत एक कंजम्पशन या गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डाइवर्ट होगा, वो भी जीडीपी के लिए एक सपोर्ट ही देगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को हमें देना पड़ेगा कि इलेक्शन का जीतना भी इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक वो लोग सहमत है उसके। सेकंड बात मैं कहूंगा कि अब 5 साल का जो कंटिन्यूटी मिला है, उसमें लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी है कि जो भी गलतियां हुई है शायद इस इलेक्शन में, जिससे उनको उतना वोट नहीं मिला, वो शायद उसमें सुधार करने की भी क्लियर कट 5 साल उनके हाथ में है कि ऐसी ऐसी रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाएं जो शायद एक बेटर इम्पैक्ट रहे वोटिंग पब्लिक में, राइट। तो मेरे ख्याल में अब वो जो भी एक चिंता थी कि शायद अपना रिफॉर्म का बजट स्लो डाउन हो जाएगा, ये अगर समझिए ये सरकार वापस नहीं आई और एक इंडिया वाली सरकार बनी, तब तो डेफिनेटली चिंता का विषय होगा, बिकॉज 10-15 पार्टी है, हर एक अपनी तरह खींचेगा, तो क्या हालत होगी वो बात अलग है। अभी भी एक सिंगल पार्टी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है, 240 सीट कोई कम सीट नहीं है। और इसलिए मेरा मानना है कि जुलाई 5 को बजट तो ईगरली अवेटेड होगा कि गवर्नमेंट कैसा अपना दिशा को वहां पे स्पष्ट करती है। मगर उस पे भी ज्यादा डाउट मेरे को नहीं लग रहा है कि वो ठीक ठाक ही आ जाएगी बजट, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर अब निवेशकों की चिंता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मार्केट वापसी का नाम नहीं ले रहा। एफआईएस पोजीशंस काटी जा रहे हैं, मंदी वाले बैठे हुए थे इलेक्शन से पहले, डेटा बता रहे इलेक्शन से पहले एफआईएस भर भर के बेच के बैठे थे, उनको कवर करना पड़ रहा रिकॉर्ड स्तरों पर। तो एक तो मार्केट पे क्या आउटलुक है, ये तो खटाखट तेजी बन गई है मार्केट में, बहुत ही स्ट्रांग तेजी। एक्सपेक्टेशन स्टिल बजट क्या रखनी चाहिए, और पूरे फिस्कल के लिए आप क्या एक टारगेट सेट करोगे मार्केट पे? अभी अभी जब आपके हमारी अभी बात हो रही है, तब मैं बता दूं निवेशकों को निफ्टी चल रहा है 23,450। देखिए, निफ्टी का तो साल के अंदर 50-25 हजार तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, सो मेरे ख्याल में बाय दिसंबर वी शुड सी 25,000 इजीली। मगर क्या है कि बजट के थोड़ा आगे पीछे थोड़ा वॉलिटिलिटी जरूर आएगी, क्योंकि
फॉरेनर्स ज्यादा उसको पढ़ते हैं, रेटिंग एजेंसीज उसको देखते हैं, उनकी क्या सोच होगी। तो वॉलिटिलिटी मैं कहूंगा रही। आप ऐसा नहीं कि हर दिन मार्केट ऊपर बढ़ेगा, बट ओवरऑल अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट में मेरे को कोई कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोस में जो एसआईपी के जरिए पैसे आ रहे हैं, वो क्या होता है कि एक फंड मैनेजर को क्लैरिटी मिलती है कि समझे कि मेरे मिड कैप फंड में या मेरे स्मॉल कैप फंड में, मेरी फ्लेक्सी कैप फंड में मेरे को हर महीने इतना एसआईपी बुक है। तो मैं खाली आज की पोर्टफोलियो नहीं, अगले 4 महीने के लिए मेरे को पैसा आने वाले मेरे को पता है, मेरे को कौन सी स्टॉक को खरीदना है ये भी पता है। तो एक क्लैरिटी जो मिल जाती है एसआईपी के कारण फंड मैनेजर के हाथों में, ये तो हम उसको मायना नहीं रख सकते। तो क्योंकि उसको पता है कि ये स्टॉक मैं आज खरीद रहा हूँ, अगले महीने पैसा आएगा वापस, उसी को थोड़ा खरीदना है मुझे और उसी को खरीदना है। तो ये जो एक दो लमसम फ्लोज में कभी आगे कभी पीछे मेरे को एक कैश कंपोनेंट रखना पड़ रहा है ताकि मैं रिडेम्पशन को मीट करूं। पर जब एसआईपी इतनी स्ट्रांग आ रही है तो मेरे को रिडेम्पशन के लिए अलग एक लिक्विडिटी कंपोनेंट रखने की जरूरत नहीं होती है। तो डिप्लॉयमेंट भी पूरी आगे चल रही है। मैंने अभी देखा कि म्यूचुअल फंड के एवरेज 4% ही कैश बैलेंस है, 96% सभी ने कर चुका है। तो ये बाइंग सपोर्ट जो इस साल भर में एसआईपी के जरिए दिखती है, वो ही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस दिलवाता है कि मार्केट की अंडरलाइंग फंडामेंटल्स रोबस्ट होगी। और अर्निंग्स ग्रोथ में इस साल के अर्निंग्स में भी देखिए, निफ्टी 500 की करीबन 17-18% की अर्निंग्स ग्रोथ रही है। तो क्लियरली 3 to 4% बेटर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। तो क्लियरली स्टॉक मार्केट की कंपनियां अपने देश की जो उन्नति है उससे बेहतर अपना ईपीएस को बढ़ा पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो आज आपको वैल्यूएशन की, आपने कहा कि वैल्यूएशन की डर है या चिंता, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, मगर फ्यूचर की अर्निंग्स अगर बेहतर आ जाएगी तो ये शांत हो जाएगी ना। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट यही कह रही है कि आने वाले दिन में मेरी ईपीएस ग्रोथ और भी बेहतर बढ़ सकती है। और ये सब चीज है रजत जी, अपना प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स साइकिल अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई है। अभी गवर्नमेंट के बलबूते पर ही चल रही है इंफ्रा का स्टोरी। अब प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज 76-77% के लेवल पे है, अगर वो 80 पार करती है ना, तो समझिए कि प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स का जो शुरुआत होगा वो एक बहुत बड़ी एक छलांग देगी। फुल कैपिटल गुड्स, सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, ये वाले सेगमेंट जो कैपेक्स में साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनका ऑलवेज एक वी शेप्ड रिकवरी होता है। तो तो आज जो चीज आपको ओवर वैल्यूड या हायर वैल्यूएशन में दिख रही है, जब एक्चुअल अर्निंग्स आपको आ जाएंगे, ऑर्डर बुक्स आ जाएंगे, तो वो रीजनेबल लगने लगेगी। तो मेरे ख्याल में ये अर्निंग्स सीजन जो अगले क्वार्टर से हमें ट्राई करना पड़ेगा, वो आके सपोर्ट भी देगी मार्केट। ये जो इस बार के जो जीडीपी फिगर्स आए थे 8.2% फॉर FY 24, अभी आरबीआई बोल रहा है कि इनका जीडीपी अनुमान है 7.2% फॉर FY 25। 7% से बढ़ाया है, 7.2% कर दिया है। पिछली बार सर 8.2% की ग्रोथ थी, अभी 7.2% का दे रहे हैं FY 25 के लिए ग्रोथ अनुमान। तो क्या ये हायर बेस की वजह से है या फिर कुछ चिंता प्योरली है आरबीआई को? प्योरली ये नंबर सब वाई ओ हायर। वाई होते हैं ना, ये ईयर ऑन ईयर होते हैं। तो अगले 25 साल के नंबर ऊपर बढ़ गए तो नेचुरली हायर बेस के कारण आपको ये इम्पैक्ट होगा। ये कुछ और नहीं है, स्लो डाउन कुछ नहीं है, ये हायर बेस के कारण ही है। तो आप बोल रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में अभी तो कैपेक्स शुरू ही नहीं हुआ, निजी क्षेत्र का उतना बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहा है, तो जो जीडीपी आंकड़ों में फिगर्स आ रही थी दैट इज बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओनली। एग्री में एब्सोल्युट स्लो डाउन देखने को मिला है। तो करेक्ट, प्रश्न इसलिए यही है ये सर, गर्मियां बहुत पड़ गई हैं, एग्री सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और अभी मॉनसून का कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा एक ट्रिगर पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन दिखती नहीं है वो एग्री सेक्टर में उतनी स्ट्रांग ग्रोथ दिखती नहीं है। तो सरकार उस मोर्चे पे कुछ बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर सकती है? नहीं, रिफॉर्म्स नहीं, मैं शायद उधर थोड़ा डाइवर्शन ऑफ मनी उस तरफ चाहेंगे। सो अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा बढ़ाएंगे ताकि रूरल पॉपुलेशन को कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट पैसा मिले। तो गवर्नमेंट जरूर अपना रूरल लेवल, खाली कंजम्पशन की बात नहीं, इंफ्रा की बात भी रूरल इंफ्रा में ध्यान देगी। ताकि अल्टीमेटली क्या हुआ है ना, बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोगों को शायद उतना पैसा पिछले साल में नहीं गया, तो इसलिए शायद थोड़ी वोट कहाँ कम हुई ना, वो उन्हीं वहीं से हुई ना। तो अग्री स्ट्रोक रूरल स्ट्रोक बॉटम ऑफ द पिरामिड में तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि कैसे हम थोड़ा बहुत पैसा हुआ एट द बॉटम में डिलीवर करें। तो उसको उसमें रूरल में जरूर मैं खर्चा बढ़ते हुए देख रहा हूँ। इसलिए गवर्नमेंट ने जो अभी हाउसिंग के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया था,
फर्स्ट अनाउंसमेंट आफ्टर टेकिंग द ओथ, उसी के बारे में, आधार हाउसिंग के बारे में क्या था, क्योंकि उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है ना नीचे। तो जरूर मैं कहूंगा कि अग्री ग्रोथ इस मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट तो रहेगी, वो तो डाउट ही नहीं है। अभी तक के रुझान अच्छे ही आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पे भी ध्यान होगा। और उसके अलावा मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट कंजम्पशन की ओर भी थोड़ा खर्चा बढ़ाएगी। तो अब तक मार्केट में इंफ्रा के स्टॉक्स तो अच्छे चले हैं, बट कंजम्पशन के उतने नहीं चले हैं, बिकॉज मार्केट में अल्टीमेटली कैपिटल का एलोकेशन होता है, एक में जाते हैं तो दूसरे में नहीं जाता है। तो मेरा थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। मेरे लिए कंजम्पशन की अगले 6-8 महीने के लिए कंजम्पशन की नंबर्स अच्छे दिखेंगे फ्रॉम अ मार्केट पार्टिसिपेशन परस्पेक्टिव। वही बात है, जैसे मार्केट में थोड़ा पैनिक का मूड माहौल था ना, तो एफएमसीजी चल गया। और अभी हम देख रहे हैं पोस्ट कैबिनेट का जब गठन हुआ है, तो उसके बाद से फर्टिलाइजर स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स, एग्री बेस्ड जो स्टॉक्स हैं, वहां पर एकदम से खरीदारी जो है बहुत जोर शोर से हो रही है। तो ये जो कृषि सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, ये अचानक से क्यों पसंद आने लग गई है मार्केट को? बिकॉज ऑफ दिस अरे रीजन सरकार बहुत बहुत सरकार सिंपल रीजन है, सिंपल रीजन है रजत जी। से 6 महीने में महाराष्ट्र में इलेक्शन है, शुगर बेल्ट है। मत भूलिए। तो सर, पर नतीजों पे रिफ्लेक्ट नहीं ना होता, वो नीचे बॉटम लाइन पे शुगर कंपनियों को उतना नहीं अपथ्रस्ट दिखता। तो ये सिर्फ प्योरली बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, इसी की वजह से एकदम से खरीदारी हो रही है। यस, मेरे ख्याल में वही है तो आप क्या ये सलाह सब। देंगे जिनके पास भी फर्टिलाइजर शुगर स्टॉक्स हो या फिर कोई भी एग्री नहीं नहीं, सेक्टर स्टॉक हो? इट्स मैं टफ क्वेश्चन, मैं, क्योंकि मेरे को पता है फंड मैनेजर्स ये जो ऐसे वाले सेक्टर्स होते हैं उनको बहुत थोड़ा इतना ज्यादा बड़ा एलोकेशन नहीं करते हैं इसमें, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए निवेश को? देखिए मैं डेफिनेटली जैसे बाकी फंड मैनेजर मैं कहूंगा कि ये से सेक्टर्स ना 3-4 साल की आउटलुक में अगर फंड मैनेजर निवेश करता है तो ये जरूर सामने नहीं आती है, क्योंकि कौन जाने कि 3 साल के लिए मानसून अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी ना। तो ये सब एक टैक्टिकल प्ले होती है कि अभी मेरे ख्याल में मानसून की आउटलुक थोड़ा आने दो, उसके बाद इनमें शॉर्ट टर्म अगर करें तो कुछ देख लीजिए। मगर मीडियम टर्म में मैं इन स्टॉक्स को ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बिकॉज ये बहुत फ्लक्चुएट होते हैं बेस्ड ऑन द मानसून आउटलुक, ये सब चीज। और ये इलेक्शन का खेल तो जरूर हम फंड मैनेजर नहीं खेलते हैं, बिकॉज ये 6 महीने में ये इलेक्शन, एक साल में वो इलेक्शन, वो तो हमारे जहन में नहीं आती है। हमारी सोच है कि कौन सी एक कंपाउंडिंग स्टोरी होगी वही में होगी। तो ये सब टैक्टिकल एलोकेशन की बात है। मैं कहूंगा अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात है तो थोड़ा मानसून का आउटलुक के लिए वेट कीजिए बिफोर आप इसमें कैपिटल कमिट करने के पहले। लेकिन सरकारी ठप्पे वाली कंपनी में फिर से चाल बननी शुरू हो गई सर। और डिफेंस कंपनियां, रेलवे कंपनियां, एनर्जी, इंफ्रा, हाउसिंग जो आप बात कर रहे थे, वो सब तेज हो रखी हैं। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज पे स्पेशली अभी क्या करना चाहिए? पीएसयू स्टॉक्स, डिफेंस, रेलवे। देखिए पीएसयू स्टॉक्स में मैं आप पीएसयू का नाम हटाकर उस सेक्टर की आउटलुक देखकर निवेश कीजिए। जैसे डिफेंस में रुझान अच्छा है, क्योंकि वो एक बड़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सेक्टर है गवर्नमेंट के लिए, तो नेचुरली उसके ऊपर ज्यादा ध्यान होगा। और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी अपॉर्चुनिटीज है, तो इसलिए डिफेंस अच्छा लग रहा है। तो पीएसयू कॉमर्स है तो ले लो, प्राइवेट भी उसमें बड़ी जरूरत तो ले लो। मैं सेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच को रेकमेंड करूंगा, उसमें पीएसयू शामिल है तो भले ही खरीदो, मगर खाली पीएसयू नाम लेकर पैसा मत निवेश कीजिए। उसका अंडरलाइंग सेक्टर, उसका बिजनेस मॉडल देखकर फ्यूचर की आउटलुक क्या है उस पर भी ध्यान दीजिए। जुलाई मिड में बजट आएगा, तो इस बार सर क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से? इस बार मैं कहूंगा कि आ, ये वाला बजट थोड़ा एक मिडिल क्लास फ्रेंडली होगा। ओके, यानी कि जो पहले डर थी कि अगर बहुत बहुमत बहुत ज्यादा आ गई तो शायद टफ कठिन रिफॉर्म जो शायद टैक्सेशन पे मिडिल क्लास के ऊपर असर हो सकता था, वो नहीं होंगे। राइट, अब गवर्नमेंट ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे लोग नाराज होंगे। तो जनरली सभी को थोड़ी थोड़ी खुशी देने की कोशिश रहेगी, क्योंकि उम्मीदें हैं नई सरकार से। तो अब वाइल उनका एक रिफॉर्म का एजेंडा तो बैकफुट में बैक एंड में रहेगा मन में, मगर ओवरऑल एक माहौल क्रिएट करेंगे कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन सर, अगर अभी एलोकेशन करना हो, फ्रेश मनी डिप्लॉय करनी हो, तो क्या मौजूदा स्तरों पे करनी चाहिए? और अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो कौन से सेक्टर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे ख्याल में जरूर एक कंजम्पशन, बिकॉज मैं पिछले साल 1.5 साल में एलोकेशन कम हुआ है, एलोकेशन कंजम्पशन का लोगों का, तो जरूर उस पर थोड़ा ध्यान दूंगा। बिकॉज गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट थोड़ी अपनी कैपेक्स रेवेन्यू मिक्स में थोड़ा रेवेन्यू को और उसका टिल्ट में देख रहा हूँ, तो वो जनरली एक कंजम्पशन सेक्टर के लिए अच्छी होगी। सेकंड बात मैं कहूंगा कि बैंकिंग में भी
थोड़ा बहुत लार्ज कैप्स बैंकिंग में एफआईएस की सेलिंग के कारण थोड़ा प्रेशर आया है, और उधर थोड़े वैल्यूएशंस भी थोड़े उतने बड़े नहीं है। तो मेरे ख्याल में मगर आउटलुक बैंकिंग का बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज सब प्राइवेट कैपेक्स शुरू होता है तो फाइनेंसिंग बैंकिंग को ही करना है। तो मैं कहूंगा कि बैंकिंग एक रीजनेबली सेफ सेक्टर जहां पे आप एक एक्सपोजर ले सकते हो अभी भी, और उसको स्प्रेड आउट कीजिए ओवर अक्रॉस द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो गुड क्वालिटी बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर भी, और गुड क्वालिटी एनबीएफसी में भी आप निवेश कर सकते हैं। मेरे लिए ये दो सेक्टर, क्योंकि इंफ्रा तो ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज में है, सबको पता है, वो चल रही है, वो बात अलग है। मगर थोड़ा रियलोकेशन आप बैंकिंग और कंजम्पशन में करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी वॉलिटिलिटी इन द पोर्टफोलियो भी कम होगी, और थोड़ी बहुत आपको एक राउंडेड रिटर्न्स भी मिलेगी। ओके, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे सुनील सर की पकड़ बहुत बहुत मजबूत है, ये हम सबको पता है। लेकिन अब सवाल यहीं पर ही है कि जो जनवरी में बोला था रेगुलेटर ने कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में फ्रॉड बनती चली जा रही, तो प्लीज थोड़ा कॉशियस रहें। फंड मैनेजर्स को भी बोल दिया था, पिछली बार भी मैंने आपको इंटरव्यू में यही पूछा था कि सर ये अचानक से क्या हो रहा है। ये मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, आपकी हमारी बात हो रही है तो आज फिर से रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया। तो वो जनवरी पे जिस लेवल पे था उससे भी ऊपर पहुंच गया। सर कमाल किया 2023 में, 2024 में कमाल हो रहा है, अगले 2-3 साल मिड कैप स्मॉल कैप की रहने वाले हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, बिकॉज मेरे ख्याल में ना ये बहुत सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, और इनका क्या होता है कि कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है, इनको कहते हैं हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, हाई फाइनेंशियल लिवरेज कंपनियां। तो क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनका फिक्स कॉस्ट, जितने लोग है, इनकी फैक्ट्री है, ऑफिस है, ये तो मिनिमम उतना रखना चाहिए। वैसे ही उनका जो लोन का बर्डन होता है वो भी जरूरी है, और ब्याज भी एक फिक्स कॉस्ट होता है। तो इनकी क्या होती है सिचुएशन की, जब गिरते हैं ना बहुत शार्पली गिरते हैं, उठते हैं तो बहुत शार्पली उठते हैं। तो इसलिए जब ये टर्न अराउंड होता है इनके स्टोरी में कि ऑर्डर बुक बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, तो कॉस्ट तो सेम रहते हैं, मगर टॉप लाइन 10% बढ़े तो बॉटम लाइन 20-30% बढ़ सकती है। तो जब मार्केट एक 1 ईयर फॉरवर्ड पी को देखती है ना, तो क्या होता है बात की, वो अपने हिसाब से पिछले 3 साल का देखकर वही ट्रेजेक्टरी लगाती है। मगर ये ऐसा नहीं है, ये वी शेप रिकवरी में बहुत आगे, पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत आगे अपना ईपीएस को बढ़ा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू बात क्या है कि खरीदारी कौन कर रहा है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, पीएमएस मैनेजर्स, ये खरीदारी कर रहे हैं। तो ये ना आपको हर कंपनी को स्टडी करके उसकी 3 से 5 साल की ईपीएस ग्रोथ को अकाउंट में लेते हुए उसकी दाम को जज करते हैं कि रीजनेबल है कि नहीं। बट मार्केट में जो पब्लिश होती है वो 1 ईयर फॉरवर्ड पी होती है। तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी में आपको बहुत प्रीमियम में दिख रहा है वो, मगर अगर सेम कंपनी का 3 साल का आप आउटलुक देखें तो रीजनेबली प्राइस दिख रहा है। तो इसलिए फंड मैनेजर भी जो पैसा आ रहे हैं जम के उन कंपनी को खरीद रहे हैं जो 3 साल 5 साल में मेरे को ईपीएस ग्रोथ से जस्टिफाई कर सकते हैं आज के प्राइस को, मगर पब्लिश नहीं होता। मैं एज अ फंड मैनेजर थोड़ी आपको बताऊं कि मेरी स्टॉक की 3 साल की आउटलुक ये है, वो मेरा सीक्रेट होगा ना, तभी मैं वेल्थ क्रिएशन कर पाऊंगा। तो इसलिए मार्केट में जो वैल्यूएशन की जो पब्लिश होती है वो 1 साल की होती है, मगर फंड मैनेजर खरीदता है 3 से 5 साल के लिए। इसलिए जहां पे वो खरीद रहे हैं, समझे कि उनको कॉन्फिडेंस है कि इनकी एक्चुअल अर्निंग्स आके ये प्राइस को जस्टिफाई करेगी। इसीलिए ये वाली बात, और जो सेबी की बात की, देखो वो लिक्विडिटी की बात थी, और हर फंड मैनेजर ने लिक्विडिटी एडिक्वेट रखा है, तो किसी निवेशक को यह डरने की जरूरत नहीं है कि पूरा मिडिल म्यूचुअल फंड जो है उसमें मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में सभी ने एडिक्वेट लिक्विडिटी, क्योंकि सेबी का नियम है कि 60% उस क्षेत्र में जाए, स्मॉल कैप फंड का स्मॉल कैप में, मिड कैप का मिड कैप में। बाकी 35% जो है वो अब लार्ज और मिड कैप लार्ज कैप में निवेश करके एडिक्वेटली आपको कुशन मिलता है कि कुछ अगर रिडेम्पशन का प्रेशर आया तो आसानी से मिल सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे ही सेबी का जो अनाउंसमेंट है उसके बाद जो डेटा आई वो भी ये कॉन्फिडेंस सबको दिलवाया होगा, इसलिए अभी मार्केट उस न्यूज को ऑब्जर्व करके और आगे भी बढ़ गई है। अच्छा सर, आजकल ना एक और एक सेगमेंट है बिजनेस साइकिल फंड्स, थीमेटिक हाँ, फंड। तो हाँ। क्या ये अभी ये सवाल ये बैठता है कि क्या ये मोदी 3.0 के कार्यकाल में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फंड्स का बोलबाला होगा, या फिर कोई और बिजनेस साइकिल फंड? नहीं, देखिए बिजनेस साइकिल फंड में बेसिक है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस वाला स्टोरी जो आपने कहा वो है, जिसमें ये पीएलआई सेगमेंट की बात करें, राइट। पीएलआई में क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है फॉरेन एमएनसीज को यहाँ आकर, और किस चीज के दे रही है, 3 चीज के ऊपर। एक होता है जहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, क्योंकि इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगले 20 साल में करीबन 152 मिलियन लोग वर्कफोर्स के अंदर आ रहे हैं, मगर चाइना में 120 मिलियन लोग निकल रहे हैं। तो मौका हमारे लिए है कि चाइना में जो काम हो रहा है उसको हमारी और लेबर एडवांटेज के इस्तेमाल करके यहाँ शिफ्ट करो।
तो इसलिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसलिए ध्यान दे रही है क्योंकि एमएनसी का आने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है, प्रोडक्ट को शिफ्ट करना फैक्ट्री से पोर्ट तक। तो ये इंफ्रा से ड्राइव होकर पीएलआई में भी इंफ्रा का खर्चा होगा, करीबन 3.5 से 4 लाख करोड़ की पीएलआई स्कीम्स के कारण ही आपको कैपिटल गुड्स और कैपेक्स साइकिल में खर्चा होगा। तो नेचुरली ये फाउंडेशन है बिजनेस साइकिल की, पर उसके ऊपर देखिए कि दो तीन और चीज है रजती में बताऊं जो बिजनेस साइकिल को सपोर्ट देते हैं। एक है कि जैसे ये नौकरियां क्रिएट होगी और आपका पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की बढ़त बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसको सपोर्ट कर रही है जो फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है और अर्बनाइजेशन जो टायर एंड टायर 2 3 सिटीज की बढ़त हो रही है। तो मेरे साथ कैपेक्स के साथ ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का भी एक लंबा 5-10 साल आउटलुक वाला साइकिल चल रहा है। और तीसरी और चौथी बात इसमें कहूंगा मैं, टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन में, जैसे आपको पता डेटा यूसेज में आज हमने चाइना को ओवरटेक करके अमेरिका के इक्वल आ गए हैं। और हमारी नॉन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सी हमारी डेटा प्राइसिंग आज यूएस के कंपैरिजन में नेचुरली वर्ल्ड की लोएस्ट में है, मगर 38 टाइम्स यूएस कॉस्टलियर है हमारे से। तो इसलिए यूएस कंपनियां अपना पूरा डेटा का काम इंडिया में सौंप रही है। तो इंडिया का नॉन सॉफ्टवेयर का जो डिजिटल बेस्ड एक्सपोर्ट्स है वो बहुत तेजी से ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है पिछले 5 साल में। एज अ 10% वर्ल्ड मार्केट शेयर हमारे पास है। तो ये डिजिटाइजेशन और ई कॉमर्स की जो स्टोरी, वो एक लंबी स्टोरी है। और फाइनल पॉइंट में कहूंगा कि ये ईएसजी का नाम आपने सुना होगा कि पहले बहुत चर्चा होती थी, फिर उसमें फंड्स ने उतना इतना नहीं परफॉर्म किया क्योंकि कोविड आ गई। तो जो बेसिक थिंग था रेन्यूएबल एनर्जी का, वहां पे आपको गिरावट आ गई थी ऑयल के प्राइस में, तो सब भूल गए रेन्यूएबल की बात। बट अब कोविड तो गया 4 साल पहले, और आज वापस फोकस उस सस्टेनेबिलिटी पे आ रही है। और करीबन 500 गीगावाट का पावर में कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं देश में, इन हाइड्रोजन, सोलार, न्यूक्लियर और विंड मिल, ऐसे रेन्यूएबल क्षेत्र में। तो उसका भी कैपेक्स का स्टोरी बहुत भयंकर होगा। और फाइनली इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात, जो इंडिया में ऑटो, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में हमने एक बड़ा टारगेट लिया है कि 60 से 80% हमारी पूरी 3 व्हीलर 2 व्हीलर पॉपुलेशन को हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए वहां पे भी आपको बैटरी का कैपेक्स से लेकर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, तो मेरे ख्याल में ये 4 थीम है जो बिजनेस साइकिल चला रही है। एक है मैन्युफैक्चरिंग प्लस पीएलआई, दूसरा है ये प्रीमियमाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्टोरी, तीसरा है टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन, और चौथा है सस्टेनेबिलिटी। तो ये खाली कैपेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये 4 थीम मिलाकर ही हमारे देश को आगे ले चल रहे हैं। और उसी में मैं कहूंगा कि ये बिजनेस साइकिल बेस्ड फंड का ब्रॉडर मार्केट से आउट परफॉर्म करना बहुत पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि आप बहुत ही बुलिश हो इंडियन की ग्रोथ स्टोरी को लेकर, और यानी हाँ, कि बिल्कुल। पैसा तो इंडियन मार्केट्स में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आएगा ही आएगा। अब मैंने तो कुछ सवाल पूछूंगा इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ वेल्थ क्रिएशन वाले आपके व्यूज। तो पहले तो सर, ये यूएस में जो इस बार फिर से ब्याज दरें तो नहीं बदली, हम्म। ये फेड घटाना चाहता है इंटरेस्ट रेट या फिर नहीं? और दूसरा, आरबीआई का स्टांस क्या होगा? देखिए, फेड ना एक्चुअली कटाना नहीं चाहता है। इसलिए जितना भी डेटा सपोर्टिंग में आए हैं, वो ढूंढते हैं कि अभी और होना है, और होना है, और होना है, क्योंकि वो एक माहौल मेंटेन करना चाह रही है। अभी यूएस इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, राइट? तो ये रेट का कटने से शायद अगर इन्फ्लेशन वापस आपको बढ़ जाए, तो इलेक्शन के माहौल में इन्फ्लेशन एक गवर्नमेंट के लिए हानिकारक होती है। तो मेरे लिए ये एक्चुअली यूएस इलेक्शन तक रेट कट नहीं करेंगे। ओके, जितना भी डेटा आए चाहे ईज हो रही है तो भी बोलेंगे कि हाँ और थोड़ा इंतजार, और थोड़ा इंतजार, क्योंकि पॉलिटिकली, राइट, गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है टिल द इलेक्शन। ये बात इंडिया हो यूएस हो कहीं पे हो, वोटिंग पब्लिक का ध्यान होता है कि महंगाई के ऊपर ही वो वोट डालते हैं। तो मेरे ख्याल में ये साल तो भूल जाइए रेट कट की बात। हर हर 2-3 महीने में फेड की बैठक होगी, चर्चा होगी, होगा होगा, मार्केट भी उसको लेगी। बट मेरे ख्याल में ये चुप बैठेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि यूएस में ग्रोथ भी उतना गिर नहीं रहा है, एक स्टेबल ग्रोथ रहा है। तो ऐसे रेट कट करके ही ग्रोथ को वापस लाना वो जरूरी नहीं है। वो रेट कट करेंगे अगर उनको यूएस इकोनॉमी रिसेशन में स्लिप होती हुई दिख रही है, राइट, तभी रेट कट बहुत जरूरी होता है पुशअप करने का। ऐसा कोई माहौल, वो डेंजरस माहौल नहीं है। फार्म पेरोल्स में थोड़ा ये, नॉन फार्म पेरोल्स में थोड़ा बढ़ा, हाउसिंग स्टार्ट में बढ़ा, ये तो ट्वीकिंग द डेटा है। बट अल्टीमेटली आपने मुझसे सवाल पूछा कि फेड की सोच क्या है। मेरी सोच है
और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि वो रेट कट की और अभी सोच नहीं रही है। शायद फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में ही वो रेट कट वाली बात आएगी। इस साल को शायद मैं चलते हुए देख रहा हूँ। और आरबीआई की बात कही आपने, देखिए फेड ने जब रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट्स किए, आरबीआई ने 240 ही किए, तो 300 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंट है। और फेड अगर रेट कट नहीं करने वाले तो आरबीआई को क्या जरूरत है, क्योंकि एक बात याद रखिए, इंडिया में कोई ग्रोथ का स्लो डाउन नहीं है। रेट कट जनरली होता है जब ग्रोथ स्लो कर रही है तो उसको बूस्ट करने के लिए रेट के थ्रू सपोर्ट कुछ दे। हाउसिंग लोन के रेट ईएमआई इतने बढ़ गए हैं, 200 बेसिस पॉइंट रेट बढ़े, फिर भी हाउसिंग लोन का डिमांड कम नहीं हो रहा है, हाउस की सेल्स तो बढ़ती जा रही है। तो इंडिया में माहौल बिल्कुल अलग है। सेकंड बात है कि इंडिया में ना जो इम्पैक्ट ऑफ रेट कट्स ऑन इन्फ्लेशन ना उतना नहीं होता है जितना अमेरिका में होता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है ज्यादा, डिमांड साइड का इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होता है। तो सप्लाई साइड माने हम तेल के, इंपोर्टेड तेल के दाम के ऊपर डिपेंड करते हैं, और मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं कि फूड का इन्फ्लेशन। तो फूड एंड ऑयल को हटा देंगे तो बाकी जो इन्फ्लेशन बचा हुआ है वो उतना ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए आरबीआई को रेट कट करना अभी ठीक नहीं है माहौल, बिकॉज क्यों जाके रेट कट करके यूएस और इंडिया का इंटरेस्ट रेट में और भी बड़ा एक डिफरेंस लाए, तो फिर रुपये का डिप्रिसिएशन हो जाएगा ना। तो ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को मेंटेन करना है तो पहले यूएस को कट करने के बाद ही हम सोचेंगे। तो मेरे ख्याल में अब ऐसा कोई माहौल सामने नहीं दिख रहा है कि आरबीआई को रेट कट करने की मोहरत आए। मानते हैं कि मार्केट को रेट कट पसंद है तो वो ऑलवेज उम्मीद करती रहेगी ऐसी बात, बट सच पूछो तो ना फेड में ना आरबीआई में मेरे मन में इस साल रेट कट होगी। और सर ये यूएस मार्केट्स में, ये मैंने ये सोच ही रखा था कि जब सुब्रमण्यम जी हमारे सामने आएंगे ना इस चैनल पे, तो मैं उनसे पूछूंगा। ये ना एप्पल का शेयर रिकॉर्ड मतलब छूता चला जा रहा है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी बन गई है एप्पल। हाँ हाँ एनवीडिया को पीछे छोड़ दिया, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया, लेकिन कम तो तीनों में से कोई नहीं है, सभी चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर वाली कंपनी एनवीडिया चिप बनाती है, हाँ उसके बाद एप्पल मोबाइल बनाता है वो चल रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाता है वो चल रहा है। सर पार्टिसिपेट क्या भारतीय भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन कंपनियों की रैली में, या फिर आप जो बोल रहे थे कि बहुत ही भैया हाइप है, बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है? नहीं मैं देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड के जरिए अभी थोड़े लिमिटेड है, क्योंकि एक कैप डाला हुआ है सेबी ने और आरबीआई ने, जो कैप ऑलरेडी हमने पार कर चुका है। तो थ्रू म्यूचुअल फंड अभी फ्रेश बहुत कम म्यूचुअल फंड है जो पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हमारी फंड है सुंदरम की ग्लोबल ब्रांड फंड, जहाँ पे ये सब ब्रांड्स शामिल है, जहाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बहुत कम है ऐसे फंड जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखिए ये डिजिटाइजेशन और ये जो चैट जीपीटी और एआई की वक्त है, वो अभी शुरुआत है स्टोरी। एनवीडिया का जो फ्यूचर, इसका फ्यूचर एनवीडिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। और एप्पल की भी एआई का एक अनाउंसमेंट आ गया कि एप्पल भी अभी एआई में आने वाली है। तो ये एआई वाली बात समझे एक Y2K की तरह एक न्यू, कंप्लीटली न्यू टेरिटरी है। अब ऑब्वियसली ये दिग्गज कंपनियां अपना पैसा उसमें डालेंगे, और जो भी छोटी कंपनी आगे बढ़ रही है उसको खरीद डालेंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने देखिए हॉटमेल को खरीदा, याद है आपको, ये सब छोटी ऐसे ग्रोथ कंपनीज को खरीद लेते हैं। तो इसीलिए इन पे ऊपर फोकस ज्यादा होता है कि एक न्यू डेवलपमेंट जो हो रहा है एआई की ओर में, 5 साल में वर्ल्ड कंप्लीटली डिफरेंट होगा एआई के कारण। तो ये एडवांटेज किसको आएगी? दिग्गज कंपनी हो जिसके पास कैश बर्न बर्न करने के लिए कैश है, जो एक दो कंपनी फेल होगी फिर भी उसको ऑब्जर्व करके नई डायरेक्शन में ले जाएगी ना। तो मेरे ख्याल में आप गलत नहीं हो सकते ऐसे बड़ी कंपनियों में निवेश करके, राइट। तो इंडिविजुअल्स जरूर इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट याद रखिए ये लॉन्गर टर्म निवेश करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक वर्ल्ड की एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी है। तो इसमें जस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं जाएं, बट एक लॉन्गर टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जरूर ऐसी दिग्गज कंपनियां आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आप मल्टीपल रूट्स हैं वहां पर आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हैं, एलआरएस के जरिए कर सकते हैं, राइट। तो मैं जरूर सभी से कहूंगा कि इन बड़े दिग्गज कंपनियों में थोड़ा तो एलोकेशन अपना रखिए एज अ डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम इंडिया। सर और अगले 5 साल, अब जब मौजूदा सरकार जो है वो ग्रोथ पे फोकस करेगी, तो वेल्थ जनरेट करने के लिए एक टारगेट चलो सेट करते हैं, 50 लाख रुपए किसी को कमाने हैं, तो वो म्यूचुअल हाँ फंड्स के जरिए कमाना चाहता है, तो उसको हाँ। क्या करना चाहिए और किन फंड्स पे फोकस करना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि 50 लाख, 5 साल में 50 लाख क्या?
सर पहले बुक्स में लिखा होता है कि बहुत बड़ी राशि है, अभी क्या है ना कि अभी सब कुछ तो महंगा हो गया, बताओ कारें महंगी हैं, प्रॉपर्टी महंगी है, तो इतना तो फिर करेक्ट। टारगेट लेकर चलेंगे, तो उसके बाद तो घर जैसे आज 1 करोड़ का है तो 5 साल में तो 5 करोड़ से कम नहीं मिलने वाला, इतनी तेजी देखने को मिल रही है। तो 50 लाख ही पूछा मैंने, तो मैं तो इससे ज्यादा पूछने वाला था। मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप एक मल्टी कैप फंड में निवेश कीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं ना, कि आज सबका ध्यान स्मॉल कैप और मिड कैप पे है। जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशंस भी बढ़ चुके हैं, मगर ग्रोथ मिलेगी जरूर उनसे। बट आप एक बात देखेंगे कि अप्रैल से जो एफआईएस ने सेलिंग किया है, वो मेरे लिए एक रिवर्सल होते हुए मैं देख रहा हूँ। जब ये बजट के लिए वेट करेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट क्लियर कट है डायरेक्शन में, तो जब एफआईएस वापस आएंगे ना, तो वहां पे मेरे को ज्यादा लार्ज कैप का भी बाउंस बैक दिखता है। तो ये वैल्यूएशन गैप जो है स्मॉल एंड मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में, वो नैरो होगा। इसलिए नहीं कि स्मॉल एंड मिड कैप और बढ़ेगी, बट बिकॉज लार्ज कैप भी और बढ़ेगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल में एक राउंडेड पोर्टफोलियो रखना जरूरी है। खाली ओवर एक्सपोज मत कीजिए स्मॉल एंड मिड कैप में। तो एक राउंडेड पोर्टफोलियो में मल्टी कैप क्षेत्र एक अच्छा क्षेत्र है, लार्ज एंड मिड कैप एक अच्छा क्षेत्र है। तो ऐसे ही फंड्स में आप निवेश कीजिए अपना आधा पोर्टफोलियो, ठीक है। और आधे पोर्टफोलियो को आप थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स में थोड़ा निवेश कीजिए, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग सेक्टर, जैसे मैंने कंजम्पशन एक सेक्टर है, सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर है, तीसरा होता है बिजनेस साइकिल्स, जो क्रीम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं कह रहा था कि एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो को आप 50% रखिए, जहाँ पे लार्ज मिड और स्मॉल का इक्वल एलोकेशन होता है। और एक आधा पोर्टफोलियो में आप सेक्टोरल में, जहाँ पे मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इंफ्रा में शायद ऑलरेडी एक्सपोजर आपका रहा होगा, क्योंकि रनअप जो देखा है, तो शायद कंजम्पशन और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को ऐड कीजिए उसमें। और उसके ऊपर एक बिजनेस साइकिल फंड्स की ओवरले लगाएंगे, क्योंकि वो उभरती हुई थीम जो आगे हमारे देश को लेके चलेगी, वहां पे आपको बेटर वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है। ऐसे करेंगे तो पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा, और आपको जो भी ग्रोथ है, मैं समझता हूँ कि नॉमिनल जीडीपी जो है देश की, जो 12 से 13% के लेवल पे चल रही है, उससे एटलीस्ट 50% बेटर, यानी 17-18% का आपको पोर्टफोलियो में अक्रीशन एनुलाइज्ड विद सीएजीआर द नेक्स्ट 5 इयर्स आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। राइट सर, एक सवाल रिटायरमेंट प्लानिंग पे भी है कि एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स आप क्या सजेस्ट करेंगे, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? देखिए, सिंपल सी बात है, एनपीएस है आपका लार्ज कैप कंपोनेंट, राइट, क्योंकि एनपीएस में ज्यादा लार्ज कैप में निवेश करते हैं, राइट। तो जो लार्ज कैप कंपोनेंट है, अब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उसको एनपीएस में लगाइए। मगर आपको वेल्थ क्रिएशन मिड टर्म मीडियम टर्म में आपको मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज्यादा होगा। तो इसलिए आपके पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप वाली कंपोनेंट आप एनपीएस में निवेश कीजिए, और उसके ऊपर आप ऐड कीजिए लॉन्ग टर्म एसआईपी इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। जो 10-20 साल की एसआईपी आप करेंगे, तो जरूर आपको एंड में वो बहुत बड़ा रकम बन सकता है। सर जाते जाते बस निवेशकों को एक बार कॉन्फिडेंस दे दीजिए कि अभी जो मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है, हाँ, निवेशक एसआईपी कंटिन्यू करें और इंडियन मार्केट्स में यहां से और बेहतर चाल देखने को मिल सकती है। आपका व्यू ओवरऑल समराइज करते हैं सर इस डिस्कशन को। मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली इंडिया ग्रोथ स्टोरी स्टॉक मार्केट में, इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्रोथ स्टोरी में ही ट्रांसलेट होगा। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट में इक्विटी डोमेस्टिक फंड्स के अंदर, डोमेस्टिक फ्लोज के अंदर, इक्विटीज और म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन अभी भी सिंगल डिजिट में है। और जैसे सभी निवेशक अपना एक जानकारी इक्विटी मार्केट्स में इंप्रूव करते हैं, ये फ्लोज जो आगे बढ़ेगी, वही आके हमारे मार्केट की वैल्यूएशन को एक सपोर्ट दिलवाएगी। और लॉन्ग टर्म एफआई मनी तो आता रहेगा। तो मेरे ख्याल में आप इंडिया के भविष्य में नो जरूर अपना बिलीफ को जारी रखिए। और आने वाले दिन में मेरे ख्याल में अपना जो देश का 15-20 साल में 16-17-18% पर एनम का स्टॉक मार्केट में आपका वेल्थ अप्रिसिएशन, जो किसी और इन्वेस्टमेंट की टाइप ऑफ एसेट क्लास से बहुत बेहतर होगी, और जरूर इन्फ्लेशन बीटिंग आपको रिटर्न्स मिलेगी। यानी आपके फ्यूचर में जो भी चीज आज खरीदना चाह रहे हैं, उससे बेहतर वाली चीज आप खरीद पाएंगे इन द फ्यूचर। थैंक यू। राइट सर, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट
और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।